देखिए, अगर आपको किसी भी टॉप आईआईटी एनआईटी में जाना है या उसमें अच्छी ब्रांच लेनी है तो आपको ये नंबर तो होना ही चाहिए। केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी मेन फॉलो करनी है। एनसीईआरटी आपका बाइबल रहने वाली है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाइए। अगर मान लो आप चैप्टर्स सॉल्व कर रहे हो, अपनी परफेक्ट कर रहे हो, फिर अगर आप मान लो इस फेज़ में 4 या 3 दिन बाद एक मॉक टेस्ट देते हो तो हो सकता है आपके जो मार्क्स आए कम ज़्यादा आएँ, बट आपको इतना मेंटेन रखना है कि 160 तो आ ही जाएँ। बेसिकली आपको ये नहीं है कि कितने घंटे पढ़ रहे हो, आपको ये होना चाहिए कि कितने क्वालिटी क्वेश्चन है, कितनी लर्निंग करी और वो क्वेश्चंस तुमसे कितने हो पा रहे हैं। हाँ जी बच्चों, हमारे पास यहाँ पे जेई 2026 के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए एक बड़ी अच्छी वीडियो सामने लेके आ रहे हैं, विच इज़ 45 डे एंड गेम मिशन। हमारा 240 प्लस मार्क्स का है। तो अगर आप जेई मेंस 2026 का अटेम्प्ट 2 देने जा रहे हो और आप 240 प्लस मार्क्स को टारगेट कर रहे हो इन 45 डेज, तो कमिंग 45, तो आप ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं, स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, एक क्या प्रोसीजर हो सकता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या इट डज नॉट मैटर कि आपका अटेम्प्ट 1 अच्छा गया है बुरा गया है। ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि हमारा सेकंड अटेम्प्ट और बढ़िया जाए और इम्प्रूवमेंट निखर के आए उसमें। तो अगर उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब 240 ही नंबर क्यों? देखिए, अगर आपको किसी भी टॉप आईआईटी एनआईटी में जाना है या उसमें अच्छी ब्रांच लेनी है तो आपको ये नंबर तो होना ही चाहिए। ये नंबर आपको 99.9 परसेंटाइल पे लेके आ जाएगा। ये नंबर हमारे लिए एक टारगेट नंबर होना चाहिए। इन 45 डेज के एंड में जब हम जेई मेंस का पेपर देने जाएंगे, हमें इतना नंबर अपने मार्क्स, इतने मार्क्स हमें अपने मन में रखने हैं, तब जाके हमें एक अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल सकती है। इसलिए ये नंबर हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। सबसे पहले तो हम इस 240 मार्क्स को लेके कैसे आए। 240 मार्क्स का मतलब यह है कि एक ये सिंपल सिंपल सा एक मार्क्स ब्रेकडाउन है जो आप फॉलो कर सकते हो। आप 90 मार्क्स फिजिक्स में ले आओ, 90 केमिस्ट्री में ले आओ और 60 मैथ में ले आओ तो आपके 240 बन जाएंगे। अब मैं केमिस्ट्री फिजिक्स में 90 बोल रहा हूँ और मैथ में 60। मैथ में कम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैथ में ना थोड़ी सी सिलेक्टिव एक्यूरेसी रहती है, डिसाइडर होता है। मैथ के क्वेश्चंस अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूँ थोड़े से हायर लेवल के होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है, मैथ्स थोड़े से हायर लेवल पे आता है। इसमें कम मार्क्स में भी बच्चा अच्छी परसेंटाइल खींच सकता है। कम मतलब 60 मार्क्स पे भी एक अच्छी परसेंटाइल खींच सकता है। तो इसलिए हम इन सब्जेक्ट्स जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं इनमें अपना स्कोर मैक्सिमम करेंगे। ये हमारा डिसाइडर बनेगा। वाई डिसाइडर? देखिए, क्योंकि ये स्कोरिंग है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही इनको स्कोरिंग मान रहे हो, पूरा इंडिया इसको स्कोरिंग मान रहा है। जो भी बच्चा जेई मेंस दे रहा है इसको स्कोरिंग मान रहा है, तो ये इसको अच्छे से प्रिपेयर वो कर ही लेगा ऑलमोस्ट। जो 99.9 परसेंटाइल को टारगेट कर रहे हैं उनके पास ये डिसाइडर बन जाता है। अगर आपके इन दोनों में मार्क्स बन गए तो फिर आपको डिसाइडर बनेगा ये कि इस सब्जेक्ट में जिसने करा अच्छा वो खींच जाएगा परसेंटाइल। इसलिए ये डिसाइडर बन जाता है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाते हैं। हमने अपनी स्कोरिंग इनमें मैक्सिमाइज करनी है और इनमें हमें डिसाइडर मार्क्स लेके आने हैं। अब देखो, आप कहोगे सर 60 मार्क्स इसमें कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे लेके आए? देखिए, आपने इसमें अपने स्कोर मैक्सिमाइज करने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। इसमें आपने एक सेलेक्टिव क्वेश्चंस देखने हैं जो कम टाइम डिमांड करके आपको मार्क्स दे देंगे। ठीक है, हमने टाइम ट्रैप्स को अवॉइड करना है। व्हाट इज टाइम ट्रैप? टाइम ट्रैप बच्चों एक ऐसी चीज है जो आपका टाइम ज्यादा ले रहा है। वो क्वेश्चंस जो आपके टाइम ज्यादा ले रहे हैं पर आंसर आपको एक्यूरेट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, आपके मन में कहीं डाउट रह जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हमने अवॉइड करना है। ये हमने क्वेश्चन देख के, टॉपिक देख के कि किस टॉपिक में जा रहा है, जिसके कुछ मेरिकल्स लेंथी जाते हैं, उनको देख के हमने इसको अवॉइड कर लेना है। ठीक है, इसलिए टैक्टिकल सिलेक्शन, बड़ी सटीक सिलेक्शन बहुत जरूरी है। किस क्वेश्चन को करना है सॉल्व, वो आपको सिलेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ में। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं। एक एक सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं। फिजिक्स को यहाँ पे मैं स्पीड डीमन बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इसके जल्दी निकल आएंगे, इजी भी होंगे, स्कोरिंग है और आपको मार्क्स मैक्सिमाइजेशन करने में हेल्प कर देंगे। आपने जो फिजिक्स में क्रिटिकल पिलर्स, फिजिक्स के आपके मार्क्स किन पिलर्स पे टिके हुए हैं
मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स, ये तो कम से कम कर ही जाओ, अच्छे से कर जाना। और मॉडर्न फिजिक्स इज लाइक कि आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी इसमें किया होता है, तो बच्चे को जनरली इसमें दिक्कत आती नहीं है। आपने इन तीनों टॉपिक को पक्के कर लेने हैं, ठीक है। 40% पेपर इन्हीं से आपका मार्क्स बना देगा ये टॉपिक्स। आपको रिलेटिवली लो एफर्ट करने पड़ेंगे इनमें करने के लिए। फिर आपको फॉर्मूला मास्टरी करनी है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है उनमें। वहां पे आपको प्रॉपर फॉर्मूले, मैकेनिक्स में आपको बेसिकली अप्रोचेस को जान लेना है कि कौन सा क्वेश्चन किस अप्रोच से करना है, ट्रिक्स जान लेनी है। उससे भी आपका काफी अच्छा मैक्सिमाइजेशन ऑफ स्कोर हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको फिजिक्स में फायदा ये है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कि स्पीड मेंटेन रखनी है। स्पीड वाला टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है। इनमें आपके जल्दी क्वेश्चंस होंगे और एक्यूरेसी भी आपकी ठीक ठाक मिल जाएगी अगर आपको फॉर्मूला और अप्रोच पता है। रिलेटिवली फिजिक्स इजी रहती है। फिर अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी मेन फॉलो करनी है। एनसीईआरटी आपका बाइबल रहने वाली है। इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाइए, बिल्कुल नोवेल की तरह पढ़िए, वर्ड टू वर्ड, एक एक लाइन, बिटवीन द लाइंस इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत आपकी मार्क्स को इंक्रीज कर देगा। फिर अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस बड़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। कैलकुलेशंस वाले पार्ट में आपको एकदम एक्यूरेट रहना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। इनके न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करिए। क्वेश्चंस इनके जो न्यूमेरिकल वाले आने वाले हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, अलग अलग टाइप की करिए, वो इसमें हेल्प करेंगे। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है इन ऑर्गेनिक के लिए, और इसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं हमने। अब आती है मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स में आपको वही मैं बात बोलूंगा, सेलेक्टिव एक्यूरेसी बहुत जरूरी है सिलेबस में। आपको सारे क्वेश्चंस को टारगेट नहीं करना मैथ में, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल इन अ वे इस तरह से पॉसिबल नहीं कि अगर आप सारे क्वेश्चंस करने जाओगे बहुत टाइम सेक्रीफाइस कर दोगे। स्कोरिंग वाले जो सब्जेक्ट्स है फिर वहां पे टाइम नहीं मिल पाएगा। आपको सेलेक्टिवली क्वेश्चंस को देखना है, उनको समझना है, और उन्हीं पे अप्रोच करना है जहां पे आपको लगता है कि रिजल्ट बहुत कम टाइम एफर्ट से आ जाएगा। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं, उनको मैं हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टारगेट बोलूंगा, ठीक है। आपने टाइम इन्वेस्ट किया, रिटर्न आपको अच्छा दे देंगे, आपको आंसर दे देंगे। इसमें वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री आ जाएगा, 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बड़ा अच्छा चैप्टर है, इसको तो आप अच्छे से कर ही जाना। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कर जाना। और स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनमें से भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। इनके क्वेश्चन भी जनरली आ जाते हैं, इनको तो आप कर ही जाना अच्छे से। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर टॉपिक्स, बट सिलेक्टिव एक्यूरेसी का मतलब ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिक्स को तो आपको अच्छे से करके जाना ही है। इनके क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं के ही आते हैं। तो अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठे समराइज करूं, सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठे समराइज करने का मतलब ये है कि सारे सब्जेक्ट्स में देखते हैं कि क्या क्या होगा। फिजिक्स में आपके पास मॉडर्न फिजिक्स बड़ी क्रिटिकल प्रायोरिटी पे आ जाता है। फिर मैथमेटिक्स में आपके पास वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बड़ा क्रिटिकल बन जाता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, करंट अफेयर्स, जनरल, ये आपकी हाई प्रायोरिटी में है। दो तीन क्वेश्चन इनमें से आते हैं, ठीक है। आपको काफी एज मिल जाएगी अगर आप यही टॉपिक बहुत अच्छे से कर जाओगे मार्क्स मैक्सिमाइजेशन में। तो दिस इज द मेन सब्जेक्ट जो आपको करके ही जाने हैं। इनको अवॉइड करिए कि इनको आप ना करे जाए, आप इनको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, इनको करके ही जाना, इनको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। अब हम अपनी 45 डे बैटल प्लान को 3 फेजेस में तोड़ेंगे। पहले फेज 1 में, जो कि 20 दिन का रहने वाला है, डे 1 से डे 20, हमने फाउंडेशन क्रिएट करनी है। हाई वेटेड सब्जेक्ट्स पे हमने फोकस करना है यहाँ पे। फेज 2 में हमने सिमुलेशन, यहाँ पे हमने मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है, अपनी जो फाउंडेशन क्रिएट करी है उसको और मजबूत करना है। 21 से 35 दिन के बीच में ये सब चलने वाला है। फेज 3 एंड गेम है, फाइनल पुश, जो फाइनल पॉलिशिंग जो हमने करनी है अपनी तैयारी पे, वो हमने इन फेज 3 में, इन दिनों में करनी है। सो स्टार्ट करते हैं हम फेज 1 से, जिसमें हमने फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है। देखिए फाउंडेशन बिल्डिंग का मतलब ये है, बेसिक जो आपका रिजल्ट, जैसे रिजल्ट नामक बिल्डिंग बनने वाली है, उसका बेस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर आगे की तैयारी का कोई मतलब रह नहीं जाता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फेज बन जाता है ये, ठीक है।
इसमें हमने मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखना है, जो टॉपिक आपके पेंडिंग थे, जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए उनमें से अगर कोई लगता है आपका पेंडिंग है, उसको कंप्लीट करना है। PYQ मस्ट ग्राइंड करने हैं, ग्राइंड का मतलब बार बार उनको करना है, सॉल्व करना है, परफेक्ट होना है उनमें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। जेई मेंस के और कुछ आप जेई एडवांस तक भी जा सकते हो। एक्शन आइटम्स, फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन हाई वेटेज चैप्टर। लाइक आई सेड, हाई वेटेज चैप्टर पे बहुत ज्यादा फोकस हमने मेंटेन रखना है। ठीक है, हाई प्रायोरिटी में रखना है इन चैप्टर्स को, और सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ट्राई करिए 21 से 2024, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2019, 18, 17 पे भी नजर मार सकते हैं। ये चैप्टर ये साल भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। 2020 भी आप जरूर नजर मारिए। 2024 वगैरह अगर मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ थोड़ा इजी रहा था। 2019, 18, 17, 20 वाले थोड़े चैप्टर्स, थोड़े ईयर्स काफी अच्छे रहे थे, तो प्लीज उन पे भी नजर मारें। आपको इस फेज में गोल बनाना है कि 160 तो आ ही जाए, इतना तो आपको गोल बनाना है। बार बार जब आप इसमें अगर मान लो आप चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, अपनी परफेक्ट कर रहे हो, फिर अगर आप मान लो इस फेज में 4 या 3 दिन बाद एक मॉक टेस्ट देते हो, तो हो सकता है आपके जो मार्क्स आए कम ज्यादा आए, बट आपको इतना मेंटेन रखना है कि 160 तो आ ही जाए। बिल्कुल क्रिटिकल है ये, कुछ स्किप नहीं करना इस फेज में, हमने सब कुछ सही रखना है। फिर फेज 2 आती है। अब इसमें हमने फुल सिलेबस मॉक देने हैं, इंटेंसिव एनालिसिस करना है। इंटेंसिव एनालिसिस का मतलब आप टेस्ट दोगे, कहीं पे भी फेलियर आएगा तो उसको एनालाइज करोगे और अल्टीमेटली उसको फिक्स करोगे। जो भी गलतियां कर रहे हो एनालाइज करो, फिक्स करो, और फिर टेस्ट दो। फिर से जहां जहां फेल हो रहे हो एनालाइज करो, फिक्स करो, वापस टेस्ट दो। ठीक है। रिजल्ट एनालाइज करने हैं। एग्जाम स्टेमिना टेम्परामेंट का मतलब देखिए, आप सबने फील किया होगा 3 घंटे बैठना टेस्ट में मुश्किल है, 2 घंटे बाद थक जाता है बंदा, मेंटली हम थक जाते हैं, मेंटल स्टेमिना नहीं है हमारे पास। तो उसको बिल्डअप करेंगे, बार बार हम टेस्ट दे दे के आदत बन जाएगी। जैसे आज भागने की बात करें, एक बच्चा अगर एक दिन में 1 किलोमीटर भागता है, 1 किलोमीटर में थक जा रहा है, वो रोज रोज अगर 1 किलोमीटर भागेगा तो स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा, 1 किलोमीटर उसके लिए ओके हो जाएगा। फिर 2 किलोमीटर भागेगा, 2 किलोमीटर दिक्कत आएगी उसको पहले दिन, फिर इवेंचुअली 2 किलोमीटर में भी उसको कंफर्टेबल हो जाएगा। वही होता है स्टेमिना बिल्ड करना। हमने जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेने हैं वो 9 AM से 12 PM के स्लॉट में लेने हैं। ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर लो, क्योंकि इससे हमारा अगर सुबह हम टेस्ट देंगे तो फिर जहां फेल होंगे उसका एनालिसिस पिक्चर कर सकते हैं और अगले दिन रिपीट कर सकते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपना टाइम फिक्स कर लो। कौन अगर रेगुलर रहोगे तो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है, डिसिप्लिन रहता है। फिर आता है फेज 3, जो कि फाइनल पुश देना है। देखिए इस टाइम तक आपने काफी टेस्ट दे चुके होगे, बार बार मॉक टेस्ट दे चुके होगे। अब आपको करना क्या है, इसमें आपने रिवीजन करनी है और एग्जाम माइंडसेट में अब आ जाना है। ठीक है, फॉर्मूला रिवीजन करो, वीक एरिया जहां जहां पे आपको लग रहा है कि फॉर्मूले बार बार भूल रहे हैं उनको पक्का करो, वो तो आपको मॉक टेस्ट दे दे के क्लियर हो ही रहा होगा। जहां जहां पे लीक्स मिल रहे हैं उसको फेज 2 में जो आपको मिलता है वहां पे बार बार उसको फिक्स करिए। पैच इंटीग्रिटी, पैच लगाइए, पैच मतलब जोड़ना। रिलैक्स रिव्यू एंड माइंडसेट प्रेप, स्टॉप हैवी सॉल्विंग, कीप द माइंड फ्रेश। अब आपको एग्जाम माइंडसेट में आ जाना है, बहुत ज्यादा इंटेंस सॉल्विंग में नहीं जाना है। जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखना है, वीक में जहां जहां आपको लग रहा है गैप्स हैं उधर आपने गैप्स को फिल करना है। काम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी तैयारी पे भरोसा करिए, अपना जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया है उसको भरोसा रखिए, उस पर पक्का से अच्छा होगा। पॉजिटिव रहिए, अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए। डेली एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल क्या होगा, ठीक है। जब आप इस फेज में आ चुके हो, आपका ये मैंने पूरे दिन का एक टाइम टेबल सा बना दिया है। 6 से 9 सुबह आपने केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक की रिवीजन करनी है। फ्रेश माइंड होता है, अच्छे दिमाग में चीजें जाएंगी, इनऑर्गेनिक में थोड़ी मेमोराइजेशन रहती है, आपका बहुत बढ़िया जाएगा। एनसीईआरटी के पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे फ्रेश माइंड के साथ। तो 6 से 9, 6 बजे आप 4-5 बजे उठ सकते हो, सुबह 5:30 उठ सकते हो। उठ के आप थोड़ा सा तैयार होके आप 6 से 9 कर सकते हो। 9 से 10 के बीच में आप रेस्ट ले सकते हो, उसमें आप अपना नाश्ता नहाना धोना जो भी है। 10 से 1 आपने करना क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन फिजिक्स और मैथ का लगाना है। ठीक है, इसमें आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उनको परफेक्ट करना है इन 3 घंटों में। फिर आपके 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपने अपना एक सिमुलेशन टेस्ट
जो कि मॉक टेस्ट हो सकता है या कोई टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है कि हाँ भाई टाइमर लगा के हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि 20 मिनट में मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया 20 क्वेश्चन मुझे करने हैं, तो इस तरह से आप एक टाइमर वाली कर सकते हो इस सेशन के दौरान। हाँ बीच में ब्रेक रहे, ये नहीं कह रहा कि मैं 3 घंटे लगातार ही दो, अगर टेस्ट रहे तो ऑब्वियसली 3 घंटे लगातार दोगे, बट अगर आप टाइम्ड कर रहे हो 1 घंटे का लगा तो 10-15 मिनट का आप ब्रेक लगते हो, फिर स्टेप से शुरू हो सकते हो। ये सब आपने इस टाइम पे करना है। और फिर 6 बजे से लेके 9 बजे तक, ठीक है, 6 से 9 बजे तक आपको उस जो आपने मॉक टेस्ट दिया उसका एनालिसिस करना है और अपने वीक टॉपिक्स को स्टडी करना है। बस उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, आपने अपना डिनर करना है, थोड़ा सा आप बाहर सैर करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए और सो जाइए ताकि आपको सुबह 5:30 उठना है। नींद भी प्रॉपर लेनी है, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज हमने नहीं करना है। नींद में दिमाग को फ्रेश रखती है, मेमोराइजेशन में हेल्प करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्लीप। ठीक है जी। तो अगर मैं आपको एक समराइज दूं जो हमने करना क्या है, हमने जो भी रिकॉर्ड, जो भी सिली मिस्टेक करनी है उनका रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि सिली मिस्टेक अगर आप एक बार कर रहे हो तो हो सकता है दोबारा भी करो, तो उनका लॉग क्रिएट करिए, उनका एक नोट्स में बनाइए कि हाँ यहाँ मेरी सिली मिस्टेक, उनके उनको रिविजिट करिए बार बार एवरी संडे ताकि उनकी एनालिसिस कर सको उन मिस्टेक्स का, फिर उनको रिजॉल्व करिए, 10-15 सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए उस टाइप की ताकि आपको सॉलिडिफाई। उसके लिए आप कंटेंट रेफर कर सकते हो, मॉड्यूल्स रेफर कर सकते हो जो आपको प्रोवाइड करी गई हैं, उनसे कर करके आप ये चीज़ें कर करके अपना मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हो। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस इज रिक्वायर्ड। देखिए इसमें कई आलसपन का गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, करना है तो भाई करना है, हमने 240 का टारगेट अपने सामने रखना है तो करना बहुत जरूरी है। सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे, समझदार इंसान गलतियों से सीखता है, तो आप भी समझदार इंसान जरूर बनिए। तो क्वालिटी मंत्रा क्या है, बेसिकली आपको ये नहीं है कि कितने घंटे पढ़ रहे हो, आपको ये होना चाहिए कि कितने क्वालिटी क्वेश्चन है, कितनी लर्निंग करी और वो क्वेश्चन तुमसे कितने हो पा रहे हैं, यही मेन चीज है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड फॉलो। तो ये एक चेकलिस्ट है आप लोगों के लिए, एक हेल्प है। आपकी इन 45 दिन में ये चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 ईयर के आप पीवाईक्यू कर लीजिए, 2019 से 2025 तक तो कर ही लो, 10 ईयर के आप पीवाईक्यू निपटा लो, 2015, 16, 17 जो भी हैं आप कर लो, बहुत बढ़िया। 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं इन 45 दिनों में ताकि एनालिसिस कर सको, रिपीट कर सको, मैंने आपको बताया था। बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बैकलॉग का मतलब कुछ छूटा नहीं होना चाहिए। हाई वेटेज टॉपिक्स का, हाई वेटेज टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं वो बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए, वो होने ही चाहिए। और हेल्थ एंड स्लीप, भाई स्लीप पे प्रायोरिटी रखना, 6-7 घंटे आपने देने ही देने हैं स्लीप को, ऐसा नहीं स्लीप से 1-2 घंटे सो रहे हो दिन में, नहीं, जो सीखोगे सब चला जाएगा। लास्टली यू गॉट दिस, अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए, अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।